नमस्कार। उदय इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन दिनों अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। कभी उन्हें लगता है कि वो जल्दी ही गिरफ्तार हो जाएंगे, कभी मनीष जी ये दावा करने लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको खरीदने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, खुद को आम आदमी बताने का दावा करने वाले सिसोदिया जी अचानक महाराणा प्रताप के राजघराने का वंशज होने का दावा करने लगते हैं और उन्हें अचानक याद आता है कि वे तो राजपूत हैं। इतने से भी मन नहीं भरता है तो सिसोदिया जी और उनकी पार्टी शिक्षा के क्षेत्रों में अपने कार्यों को गिनाने में जुट जाती है, लेकिन वो मूल मुद्दे पर कुछ भी बोलने से कतराते हैं। यानी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति और उसमें होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में वो कुछ भी नहीं कहते। इसको लेकर पूरा हंगामा शुरू हुआ है और सीबीआई उनके घर तक पहुंच गई है। तो मनीष सिसोदिया के इस रवैये पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदित्य झा जी। नमस्कार। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनीष सिसोदिया को अचानक ये क्या हो गया है? क्यों वो इतने विचित्र बयान दे रहे हैं? इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? क्या वो मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से जिस तरीके से बार बार वो बयान दे रहे हैं, पूरी की पूरी टीम दिन में 6 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और जिस विषय पे बात होनी चाहिए, जिस पे जनता जानना चाहती है कि अगर वो नीति ठीक थी तो उस नीति को उन्होंने वापस क्यों लिया, उस बिल्कुल। नीति की बात को छोड़कर वो सारी बातें कर रहे हैं और जितनी बातें कर रहे हैं वो एक कहावत है, चोर मचाए शोर। तो चोर ज्यादा शोर मचाता है। अगर सिसोदिया साहब का अगर केजरीवाल साहब इस पूरे के पूरे ये जो शराब की नीति है, अगर इसका कोई किंग पिन है तो वो अरविंद केजरीवाल है। सिसोदिया एक और मोहरा है। इससे पहले उन्होंने कहा कि पद्मश्री देना चाहिए सत्येंद्र जैन को। सत्येंद्र जैन को 2.5 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है। कल उन्होंने भारत रत्न की मांग कर दी है मनीष सिसोदिया के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि मनीष सिसोदिया के पीछे कितना बड़ा घोटाला होगा। और अगर हम केवल 7 प्रश्न पूछ रहे हैं इस समय अरविंद केजरीवाल से और उनकी पूरी पार्टी से, वो केवल इन 7 सवालों के जवाब जनता को दे दें तो हम ये मानेंगे कि पॉलिसी के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। 142 करोड़ की छूट उन्होंने शराब कंपनियों को कोरोना के नाम पर दी। वो जबकि कोरोना का समय नहीं था, ना ही उसे कोई कैबिनेट अप्रूवल दिया गया। वो क्यों दिया गया? इंपोर्ट की जो शराब थी, उसके बियर थी, उसके ऊपर 50 रुपए प्रति कार्टन का रेट बढ़ा दिया गया। वो क्यों बढ़ाया गया? 2 जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी, उनको ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिल्ली में पार्टिसिपेट क्यों करने दिया? उनको क्यों काम दिया गया? चौथी चीज कि जो कंपनियां, जो मैन्युफैक्चर कंपनियां थी, उन मैन्युफैक्चरर कंपनियों को इस कार्टेल में शामिल होने के लिए छूट दिलाने के पीछे कौन से लोग शामिल थे? पांचवी चीज कि जो 2% का कमीशन पहले हुआ करता था, कि 2% कमीशन जाता था जो शराब के व्यापारी होते थे, और इन्हीं की कमेटी ने, जो कमेटी बनाई गई थी ड्राफ्ट की, उसने पहले कहा कि इसको केवल आधा % देना चाहिए। तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इन्होंने 2% से सीधे 12% उस कमीशन को कर दिया? और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये पूरा शराब का जो लोगों के लिए जो इन्होंने कहा कि हम ये मोहल्ला सभा की बात कर रहे थे, ये मोहल्ला ठेके पे आ गए। शराब के लिए भी इन्होंने कहा कि हम जो है वो शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पहली बार ऐसी सरकार है जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, शराब का डिस्ट्रीब्यूशन करने आ रही है। तो हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि ये सरकार अभी तक भ्रष्टाचार के, जो एक इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आए हैं, ये भ्रष्टाचार के साथ आए हैं। अच्छा और मनीष सिसोदिया जी। आदित्य जी, एक सवाल है कि जब मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उनसे विजय नैयर के बारे में सवाल पूछा गया, जो कि सीबीआई के दस्तावेजों में 5वें नंबर के आरोपी हैं, लेकिन जी मनीष जी बिल्कुल। चुप्पी साध गए।
वहीं इसमें 11वें नंबर के आरोपी के तौर पर दिनेश अरोड़ा का नाम सामने आ रहा है। आखिर ये विजय नैयर और दिनेश अरोड़ा हैं कौन? इनका आबकारी घोटाले से क्या रिश्ता है? देखिए, अगर विजय नैयर हो, चाहे वो दिनेश अरोड़ा हो, दिनेश अरोड़ा पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर चलने वाले जितने भी पब हैं, उनको सीधे तौर पर उनके उनके और इस सरकार के बीच में एक पुल का काम करने वाला व्यक्ति है। अच्छा। और दिनेश दिनेश नैयर जो कि विजय नैयर जो कि अभी लोग बता रहे हैं कि शायद वो आप भारत में भी नहीं है, हाँ, ऐसी विदेश में है। जानकारियां मिल रही हैं, विदेश के अंदर में है। सीधे तौर पर इन लोगों के तार ऐसे लोगों से जुड़े थे और इन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है। और मैं इससे भी आगे आपको बढ़कर बात बताता हूं कि जब जांच होगी तो इनके कई लोग इसमें आपको शामिल मिलेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर इन्होंने दिल्ली की जनता को छलने का काम किया है, दिल्ली की जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ करने का काम किया और भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इन्होंने पूरे के पूरे दिल्ली को शराब की राजधानी बनाने का काम किया है। अच्छा आदित्य जी, एक बड़ा कठिन सवाल आपसे है। दिल्ली में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो दिल्ली की प्रदेश इकाई है, उसने आम आदमी पार्टी को खुला मंच दे रखा है। आप लोग सड़क पर उतर के विरोध क्यों नहीं करते? आम आदमी नहीं, पार्टी के नहीं। नेता सीधा पीएम पर हमला करते हैं। आपको आप लोग शायद चुप्पी साधे रखते जानकारी हैं। नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं, शराब नीति के विरोध अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, तो दिल्ली के अंदर 800 दुकानें खुलनी थी, जो केवल 200 दुकानें दिल्ली में खुल पाई। और आज जो सीबीआई की इंक्वायरी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का जो नेतृत्व था, जिसमें हम एक लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई के कारण ही आज ये सीबीआई जांच भी हुई है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम सड़कों पे नहीं थे, हम सड़कों पे शुरू से थे, इसीलिए इसकी जांच हुई है। अदरवाइज ऐसी आने वाली पॉलिसी के खिलाफ अगर हम चुप होते, तो इस पॉलिसी के बारे में किसी को जानकारी भी नहीं होती। नहीं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि केजरीवाल और सिसोदिया सीधा पीएम पर हमला बोलते हैं, सीधा प्रधानमंत्री पर। कुछ भी होता है सीधा पीएम का नाम घसीटते हैं, पीएम पर हमला करते हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ जब लीगल तौर पर जांच शुरू हुई, तो कांग्रेसियों ने सड़क पे हंगामा मचा दिया, काले झंडे दिखाए गए, पुलिस की लाठियां चलानी पड़ गई। आप लोग इस तरह का दिखाई देने वाला प्रदर्शन क्यों नहीं करते जब पीएम पर हमला हो रहा है और आप शांत बैठे हैं? ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस का तो काम ही है कि मैंने पहले ही कहा, चोर मचाए शोर। चोर तो शोर मचाता ही है, कांग्रेस के लोगों को उतरना ही पड़ा। हमारे प्रधानमंत्री जी से भी सीबीआई जांच हुई थी, भारतीय जनता पार्टी तो रोड पे नहीं उतरी थी, क्योंकि बिल्कुल। हम संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंदर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो अपना काम कर रही है और सांच को आंच क्या, हम तो सीधे तौर पे कहते हैं। और ये लोग जो हल्ला करते हैं, जो डाइवर्जन के काम करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि मूल विषय से जनता का और जर्नलिज्म का, दोनों का ध्यान भटके। अगर आज ये इस तरीके की बातें नहीं करेंगे, तो सीधे तौर पे इनके पास जवाब देने को तो कुछ है नहीं, और बिल्कुल। आपके द्वारा भी जनता के बीच में फिर वही प्रश्न बार-बार जाएंगे। तो हम्म। आपका ध्यान भटकाने के लिए भी और जनता का ध्यान भटकाने के लिए भी ये बंदर की तरह गुलाटियां मारने का काम करते हैं। अच्छा, एक बात और है। मनीष सिसोदिया एक पत्रकार रहे हैं, समाज सेवी होने का दावा करते हैं, लेकिन जब वो फंस रहे हैं तो जाति का कार्ड खेल रहे हैं, खुद को राणा प्रताप का वंशज राजपूत बता रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, मैं तो सीधे तौर से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय की राजनीति में उलझने वाले नहीं हैं। हम सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया जी को कह रहे हैं, सिसोदिया साहब, हम 7 प्रश्न पूछ रहे हैं, उस 7 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को तो अटेम्प्ट करिए। जनता को तो बताइए कि अगर ये पॉलिसी इतनी ही अच्छी थी, ये पॉलिसी के अंदर अगर सब कुछ अच्छा था, तो आपने इसको वापस क्यों लिया? और बाकी तो जितनी बातें सब बेईमानी है। हम सीधे तौर पर ना तो भटकने वाले हैं, ना भटकाने वाले हैं। हम सीधे तौर पर केवल इस शराब नीति के खिलाफ बात करने वाले हैं और इन भ्रष्टाचारियों के चेहरे को बेनकाब करने वाले हैं। वैसे आपके विचार से क्या हो सकता है कि जब आप कार्यनीति की तारीफ कर रहे हैं और उन्होंने इसको वापस भी ले लिया, क्या वजह हो हमने सकती तो है बताया आपके ना नजरिए आपको, से? हमने हम्म। तो आपको बताया विषय कि ये हम्म। पूरा का ये केवल नीति में गड़बड़ नहीं थी, नीयत में गड़बड़ थी। हम्म। किसी भी चीज में जिसमें 2% का कमीशन दिया जाना था,
उसमें 12% का कमीशन क्यों तय किया गया? जिसमें कार्टेल में इन्होंने कहा कि अगर आप किसी दुकान से शराब लेते हैं और अगर उस दुकान की शराब पे आपको संदेह है कि ये शराब नकली है, तो वो कोई सरकार की एजेंसी जांच नहीं करेगी। इन्हीं व्यापारियों, इन्हीं जो कंपनियां होंगी, इनकी अपनी एजेंसी होगी जो जांच करेगी। इन्होंने कहा कि सीधे तौर पर इन्होंने 30 करोड़, एक कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी, वो अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करा पाई। उसने कहा कि हमारे 30 करोड़ में उसे साफ लिखा हुआ टेंडर में कि अगर आप नॉर्म्स को पूरा नहीं करते तो आपके पैसे फॉरफिटेड कर दिए जाएंगे, लेकिन इन्होंने 30 करोड़ वापस कर दिए। तो ऐसे बड़े सारे गड़बड़ों का गड़बड़ झाला था इस नीतियों के द्वारा से। ये जो पंजाब और गोवा के चुनाव हैं, ये ऐसे ही नहीं हुए हैं। तो सीधे तौर पर ब्लैक, जो दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की जनता को शराब के गड्ढे में धकेलने का काम कर रहे थे सिसोदिया जी, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही थी आम आदमी पार्टी, वो जनता के बीच में निकल कर आया है। और जनता जान रही है कि जो लोग बड़े बड़े बातें किया करते थे, ईमानदारी की बातें करते थे, उनका उनका पूरा मुंह काला हो चुका है इस समय। अच्छा, केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक और पिटारा खुलने वाला है। 1000 लो फ्लोर बसों की खरीदारी में घपले का। इस मामले में भी सीबीआई जांच कर रही है। कुछ तैयारी है आपकी इस मामले पे? अंशुमान जी, घोटाले तो कई निकलेंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी हम केवल ये बात करने वाले हैं कि हम इधर उधर की बात ना करें। हम तो सीधे पूछेंगे कि ये काफिला लूटा कैसे है। आप ये मत बताइए कि हमने क्या बेहतर किया है, आप बताइए कि आपने क्या गड़बड़ किया है। भारत के संविधान में, भारत की न्यायिक व्यवस्था में एक आम आदमी कर रहा है, कि वो क्या है, डिपेंड करता है कि उसने मर्डर किया है या नहीं। और ये साबित हो रहा है कि केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए इधर उधर की बात ना करके जनता को सीधा जवाब दें कि ये भ्रष्टाचार आखिर हुआ क्यों है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, इस सारे हंगामे के बीच एक और खबर है कि केजरीवाल जो हैं वो पॉपुलैरिटी के मामले में सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के बाद नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। भले ही वो नेगेटिव पॉपुलैरिटी हो, और वो गोवा में हिमाचल चुनाव में पार्टी को, यानी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, मीडिया में इस तरह की चीजें बार बार आती, निश्चित रूप से कोई आदमी कहीं नहीं था, कहीं कहीं दिखने लगा तो उसको लोग पॉपुलैरिटी भी मान सकते हैं, या ये मान सकते हैं कि एक सारी दुकान की, जैसे वेस्ट बंगाल की तर्ज पे की सारी राजनीतिक पार्टियां ममता बनर्जी के पीछे जाके खड़ी हो गई। कांग्रेस जैसी पार्टियों ने अपनी जमानत जब्त करा ली, अपना वोट परसेंटेज भी कहीं किया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में सारी की सारी पार्टियां अखिलेश के पीछे आगे खड़ी हो गई, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये राष्ट्रवादी एजेंडा किसी तरीके से रुके और फिर से इस देश के अंदर भ्रष्टाचारी एजेंडा चले। लेकिन देश की जनता जागरूक हो चुकी है, वो जानती है कौन सी सरकार की नीति और नीयत ठीक है, किसका नेतृत्व मजबूत है, किसके नेतृत्व में भारत अग्रसर हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है भारत की जनता, उसने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2 बार प्रचंड बहुमत दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ऐसे ही विजय करती रहेगी और हमें इनका डर कहीं भी नहीं। आदित्य झा जी, उदय इंडिया डिजिटल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपसे किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।